नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया और एक के बाद एक विवादित बयान भी आने शुरू हो गए। बीजेपी से ये काम साक्षी महाराज ने शुरू कर दिया है और एक के बाद एक साक्षी महाराज के विवादित बयान आने शुरू भी हो गए। कल जहां साक्षी महाराज ने जनसंख्या को लेकर मुसलमानों को टारगेट किया था, तो आज विवादित ढांचे पर बोलकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में और ज्यादा गर्माहट ला दी है। जिम्मेदार वो हैं जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। जो कलंक था हमने मिटा दिया, जिसे हमारा करना है कर ले। उन्नाव सीट से बीजेपी सांसद साक्षी महाराज अपने विवादित बोल के लिए मशहूर है। सांसद महोदय ने अपनी इसी पहचान को कायम रखते हुए एक बार फिर पुरानी हरकत दोहरा दी। मौका था संत समागम का, पर यहाँ साक्षी महाराज जनसंख्या विशेषज्ञ बन गए और लगे हाथ देश की बढ़ती जनसंख्या के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया। देश में समस्याएं खड़ी हो रही जनसंख्या के कारण, उसके लिए हिंदू जिम्मेदार नहीं है। जिम्मेदार वो हैं जो 4 बीवी और 40 बच्चों की बात करते हैं। 3 तलाक को समाप्त करने का समय आ गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले संत समागम के मंच से बीजेपी सांसद का दिया ये बयान साफ कर गया कि वोटों के ध्रुवीकरण का पलीता फिर सुलगा दिया गया है। विवाद बढ़ा तो सफाई भी आई, पर सफाई देते देते साक्षी महाराज ने 2 नए विवादित बयान दाग दिए। पहला, अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाकर कलंक को मिटा दिया, और दूसरा ये कि कांग्रेस विवादित ढांचा गिरवाने में बराबर की हिस्सेदार थी। जो कलंक था हमने मिटा दिया, जिसे हमारा करना है कर ले। तोड़वाया किसने? नरसिंह राव थे, तोड़वाया कांग्रेस ने। साक्षी महाराज के बयान और उसके लक्ष्य का गणित समझना मुश्किल नहीं। चुनाव से ठीक पहले दिए ये बयान खालिस सियासी है और लक्ष्य वोटों का ध्रुवीकरण है, पर ये पीएम मोदी के लखनऊ में दिए बयान से उलट है। मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, एक बार अपने पराये से ऊपर उठ करके, जात पात से ऊपर उठ करके सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश के विकास के लिए चुनाव में वोट कीजिए। आप देखिए उत्तर प्रदेश बदलता है कि नहीं बदलता। उधर बीजेपी ने साक्षी महाराज के बयान से पल्ला झाड़ लिया। धर्म को चुनावी मुद्दा नहीं बनाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कांग्रेस ने केस दर्ज करने की मांग कर दी। बीएसपी ने तो चुनाव आयोग से बयान के खिलाफ अपील भी दायर कर दी, गुजरे जमाने का बताया। बहरहाल ये तो आगाज है। चुनाव की तारीख करीब आते आते माहौल और गर्म होगा, पर सवाल ये है कि विकास का नारा देकर मैदान में जोर आजमाइश करने वालों के दावों का क्या हुआ? क्या मुसलमान बनाम हिंदू की सियासत से ही अवध का ताज हासिल किया जाएगा? बिहार चुनाव से सबक लेते हुए बीजेपी ने इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में पॉजिटिव कैंपेन और मुद्दों के सहारे उतरने की तैयारी की है, लेकिन साक्षी महाराज ने जनसंख्या वाला बयान देकर के चुनाव को पोलराइज करने की कोशिश की है। ऐसे में अमित शाह और मोदी के विकास और नोटबंदी के मुद्दों का क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। रीमा पराशर के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली, आज तक। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिसात सज गई है तो तख्त पर काबिज समाजवादी पार्टी में अंदरूनी सरपटव्वल थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले 48 घंटे में सुलह के दर्जन भर से ज्यादा कोशिशों के बावजूद अभी तक कोई भी हल नहीं निकला है। खबर यह है कि पिता राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ना नहीं चाहते और बेटा उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद देना नहीं चाहता। मुलायम सिंह यादव की रिहाइश के बाहर बैनर थामे कार्यकर्ता दिन भर जमे रहे। हर तख्ते और बैनर पर सुलह की मांग चस्पा थी। बाहर समर्थक टकटकी लगाए खड़े थे, तो अंदर मुलायम के दरबार में समाजवादी पार्टी के नेताओं की आवाजाही जारी थी। करीब 11 बजे शिवपाल मुलायम के घर पहुंचे। खबर उड़ी कि 12 बजे के आसपास मुलायम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई। घंटे भर रुकने के बाद शिवपाल वापस चले गए। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद चौधरी, नारद राय और ओम प्रकाश सिंह मुलायम के घर पहुंचे। इसके तुरंत बाद 12:30 बजे आजम खान भी मुलायम के घर आ गए। पीछे पीछे शिवपाल भी पहुंच गए। अंदर 3 घंटे तक पार्टी में सुलह फॉर्मूले पर माथापच्ची चलती रही। 3 घंटे के बाद आजम खान लौट गए और उनके पीछे शिवपाल भी चलते बने, यानी बैठकों के बावजूद नतीजा सिफर ही था।
पिछले 3 दिनों से मुलायम सिंह यादव के घर बड़े नेताओं का जमावड़ा और बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अब तक सुलह का कोई फॉर्मूला निकलता दिखाई नहीं देता। अखिलेश यादव का गुट पूरी मेजॉरिटी के साथ दिल्ली में चुनाव आयोग जाने के लिए जमा हुआ है, लेकिन अब नजरें टिकी हैं मुलायम सिंह यादव पर कि क्या मुलायम सिंह यादव दोबारा चुनाव आयोग का रुख करते हैं कि नहीं। अखिलेश के बगावत के बाद हर रोज सुलह के लिए कोई नया फॉर्मूला सामने आया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सारा झगड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर जा टिका है। मुलायम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद वापस चाहते हैं, लेकिन अखिलेश चुनाव से पहले इसे वापस लौटाने के मूड में नहीं है, यानी वो चुनाव तक कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते। अब तय है कि 24 घंटे के अंदर रास्ता नहीं निकला तो दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। इधर दिल्ली में अखिलेश की एक टीम डेरा जमाए बैठी है। सूत्रों की माने तो अब अखिलेश घोषणा पत्र का ऐलान कर सकते हैं। 10 जनवरी के बाद कभी भी अखिलेश के घोषणा पत्र का ऐलान हो जाएगा। वहीं 10 जनवरी के बाद अखिलेश राहुल गांधी से भी मुलाकात कर सकते हैं। वहीं चुनाव आयोग से मिलकर पार्टी के चुनाव चिन्ह को लेकर फैसला किया जाएगा। साफ है, चुनाव की उल्टी गिनती चालू हो चुकी है। बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस की नजर एसपी के आगे के हालातों पर बनी हुई है, क्योंकि पार्टी अगर टूटती है, विरोधी पार्टियों की रणनीति पर भी इसका एक बड़ा असर पड़ेगा। लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज खत्म हो गई और इसके बाद पत्रकारों से बात करने के लिए कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद सामने आए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने नोटबंदी को हिट बताया और ये भी कहा कि देश की जनता सरकार के इस फैसले के साथ है। नोटबंदी के बाद सियासी नफा नुकसान के बीच दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में सरकार ने अपनी पीठ खूब थपथपाई, नोटबंदी को गरीबों के हक में बताया। पीएम के हवाले से सामने आए रविशंकर प्रसाद ने कहा, नोटबंदी के फैसले को जनता ने स्वीकार किया, हाथों हाथ लिया। गरीब, देश के गरीबों ने नोटबंदी के इस बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय को स्वीकारा है, उसको ओन अप किया है। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के अंतिम दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में ज्यादा जोर गरीब कल्याण के मुद्दे पर रहा। पीएम ने कहा कि विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ वादे किए, हमने ठोस काम किया। उन्होंने एक बात कही, गरीब की सेवा प्रभु की सेवा के समान है। यह संकल्प लेकर हमारी सरकार काम कर रही है। हमारी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, गरीबों के लिए काम करेगी। 5 राज्यों के चुनाव का ऐलान हो चुका है। पार्टी 5 राज्यों में सरकार बनाने का दावा भी कर रही है। उत्तर प्रदेश और पंजाब में उसकी साख दांव पर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पीएम ने संदेश दिया, रिश्तेदारों के लिए टिकट का दबाव ना बनाएं। चुनावी चंदे में पारदर्शिता हो, भाजपा इसकी पूरी पक्षधर है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 5 राज्यों के चुनाव में पूरी ताकत झोंकने और तमाम नेताओं को पार्टी लाइन के तहत आचरण करने का फरमान भी सुनाया गया। अब देखना है कि बीजेपी के धुरंधर इस पर कितना खरा उतरते हैं। रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो। नोटबंदी के चलते देश भर में आतंकवादी, नक्सली और उग्रवादी गतिविधियों में गिरावट देखने को मिली है। सूत्रों के अनुसार नकदी के संकट की वजह से तमाम आतंकवादी संगठनों को अपनी कार्रवाई करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनके पास अपने गुर्गों को देने के लिए पैसे नहीं हैं और न ही किसी घटना को अंजाम देने के लिए फंडिंग के लिए पैसा। पुराने नोट चल नहीं रहे। पुराने नोट को नए से बदलवाना काफ़ी मुश्किल है। नॉर्थ ईस्ट के संगठनों को भी काफ़ी परेशानी हो रही है। फिरौती का कारोबार करने वाले भी परेशान हैं और नोटबंदी का ये असर हुआ है कि कश्मीर के पत्थरबाजों को फंडिंग नहीं हो पा रही। पत्थरबाजी में भी काफ़ी कमी आई है। नक्सल संगठनों की जो हरकतें थी उसमें भी काफ़ी कमी देखने को मिली। पिछले 1 महीने में जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक आतंकी हमला हुआ है। यही नहीं, जहां तक आतंक के जाल का सवाल है तो कैश की तंगी के चलते वो भी सिकुड़ता नजर आ रहा है। सरकारी सूत्रों की माने तो जम्मू कश्मीर के युवाओं को 500 और 1000 का नोट देकर संगठित पत्थरबाजी कराने वालों को अब हो रही है भारी मुश्किल। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर के हालातों में भी सुधार आया है।
बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। इस लिस्ट में 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया। इस लिस्ट में 27 मुस्लिम, 22 दलित उम्मीदवार हैं और इसी के साथ मायावती के घोषित उम्मीदवारों की संख्या अब 300 तक पहुंच गई है। कुल 86 उम्मीदवार इसमें मुसलमान हैं। 66 दलित प्रत्याशियों को टिकट दिया गया है। लखनऊ में मायावती और समाजवादी पार्टी दोनों बीजेपी दोनों पर निशाना साध रहे हैं। मायावती ने कहा है कि मोदी सरकार के नोटबंदी के फैसले से गरीब लोग परेशान हुए और अखिलेश राज में उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ। यानी कि मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पर निशाना साधा है। तीसरी लिस्ट आ गई है। 27 मुसलमान और 22 दलित उम्मीदवार इस तीसरी लिस्ट में। भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी, खासकर उनके लोकसभा चुनावी वायदा खिलाफी के बारे में एवं बिना पूरी तैयारी के लिए गए इनके नोटबंदी के फैसले से यहाँ उत्तर प्रदेश में भी अभी तक काफी परेशान हालत में चल रही जनता के बारे में भी जानकारी देने के लिए तथा अपनी इन सब कमियों के डर से, यानी कि बीजेपी द्वारा अपनी इन सब कमियों के डर से तो प्रदेश की जनता को गुमराह करने के लिए वर्तमान में सपा परिवार की चल रही आपसी कलह व इनकी सरकार के खासकर कानून व्यवस्था के मामले में प्रदेश में शुरू से चल रहे जंगल राज व विकास के मामले में भी क्षेत्रवाद व एक विशेष समुदाय को लेकर किए गए इनके पक्षपात कार्यों के बारे में भी जानकारी। यह खबर कोल्हापुर से है, जहां एक फाइनेंस कंपनी के दफ्तर में जमकर कोहराम मचा। कंपनी के दफ्तर में महिलाओं के एक झुंड ने हमला कर दिया, हल्ला बोल दिया और जमकर तोड़फोड़ भी की। नोटबंदी के बाद कारोबार की मंदी और कर्ज वसूली की धमकी की वजह से महिलाएं काफी गुस्से में थीं। जिसके हाथ में जो आया दे मारा, कुर्सियां उछाली गई, कंप्यूटर पटक दिए गए, रजिस्टर फेंक दिए गए, टेबल पर कोई सामान साबुत नहीं बचा। ये तस्वीरें महाराष्ट्र कोल्हापुर के इचलकरंजी में जनलक्ष्मी फाइनेंस कंपनी के दफ्तर की है। महिलाओं का गुस्सा इस बात पर भड़क उठा कि फाइनेंस कंपनियां नोटबंदी के बाद कर्ज वसूली के लिए धमकी दे रही हैं। महिलाओं का कहना था कि बैंक के गुंडे उनके घर पर आकर हंगामा करते हैं, इसलिए वो मिलकर फाइनेंस कंपनी को सबक सिखाने आई हैं। कोल्हापुर में ऐसी कई छोटी छोटी कंपनियां हैं जो लोगों को 10 से 20 हजार रुपए कर्ज दिया करती हैं। कंपनियां कर्ज के ब्याज से कमाई का धंधा करती हैं, लेकिन नोटबंदी के बाद जब कारोबार सुस्त पड़ा है तो लोगों के लिए ब्याज और मूल चुकाना मुश्किल हो रहा है। दीपक सूर्यवंशी, कोल्हापुर, आज तक। पहाड़ों पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है और इस बर्फबारी ने सब कुछ ठप कर दिया है। सड़क और हवाई सेवा बंद, शहर में बिजली भी गुल। लेकिन इस बर्फबारी ने पहाड़ों में आए सैलानियों को सबसे सुंदर तोहफा भी दिया है। वो खुश हैं। लंबे इंतजार के बाद जब पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हुई तो पूरा नजारा ही बदल गया। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में मौसम ने इस कदर करवट ली कि कई इलाके बर्फ की मोटी चादर से ढक गए। ये तस्वीरें मनाली की हैं, जहां सैलानी बर्फ में मस्ती करते दिख रहे हैं। मनाली में ये मौसम की पहली बर्फबारी थी। बर्फबारी से टूरिस्टों के चेहरे ही नहीं, किसानों की किस्मत भी चमक उठी है। सेब की फसल के लिए बर्फबारी बेहद जरूरी होती है। शिमला के अलावा लाहौल, स्पीति और किन्नौर के ज्यादातर इलाकों में पिछले 24 घंटे से घने बादलों के बीच भारी बर्फबारी की खबर है। रोहतांग पास, सोलंग नाला, गुलाबा, मनाली में पिछले 24 घंटे में भारी बर्फबारी हुई है। हमें उम्मीद नहीं थी इतनी बर्फबारी होगी, ऐसा स्नोफॉल देखने का कोई सोचा नहीं था।
उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में मौसम बदल चुका है। यहाँ पर ऊंचाई वाले इलाकों में जोरदार बर्फबारी हो रही है। मकान की छतों पर, मैदान में, सड़कों पर बिछ गई है बर्फ की चादर। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तराखंड के ज्यादातर इलाकों में मौसम का मिजाज अगले 24 घंटे तक ऐसा ही रहेगा। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी से कड़ाके की ठंड पहले ही पड़ रही थी। बर्फबारी इतनी कि जैसे सब कुछ जम सा गया हो। सड़क पर बर्फबारी से गाड़ियों का आना जाना बंद है। घाटी को देश के बाकी हिस्से से जोड़ने वाला नेशनल हाईवे बंद है, यानी घाटी में है बर्फबंदी। मौसम विभाग के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जम्मू के साथ साथ करगिल और लेह में भी देखा जा रहा है। ऐसा अनुमान है कि बारिश और बर्फबारी का यह दौर जम्मू कश्मीर के तमाम इलाकों में 8 जनवरी तक बना रहेगा। आज तक ब्यूरो।